गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम अध्याय 14 पढ़ेंगे जिसका नाम है विराम चिन्ह। अब विराम का अर्थ होता है रुकना, ठहरना। विराम चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमें शुद्ध बोलने के लिए, शुद्ध लिखने के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, लिखित भाषा में जिस प्रकार लिपि चिन्हों का महत्व है उसी प्रकार विराम चिन्हों का भी महत्व है। वाक्य के शुद्ध उच्चारण एवं भावों की शुद्ध अभिव्यक्ति के लिए जहाँ हमारी जिह्वा विश्राम के लिए कुछ रुकती है उनके सूचक चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। देखिए, हम जब कुछ बोलते हैं, बोलते समय हम कहीं रुकते हैं, थोड़ा सा बोलते बोलते हमारी जिह्वा विश्राम के लिए कुछ रुकती है, वह किस वजह से? विराम चिन्ह की वजह से। इनका प्रयोग शब्दों और वाक्यों का पारस्परिक संबंध बताने में तथा किसी विषय को विभिन्न भागों में विभाजित करने या पढ़ते समय ठहरने हेतु आवश्यक होता है। विराम चिन्हों का प्रयोग लिखित भाषा में आवश्यक होता है, अतः यह कहा जा सकता है कि तो देखिए, विराम चिन्ह की परिभाषा क्या कही जा सकती है? देखिए, भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अपने भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना, ठहरना या ठहराव। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति को स्पष्ट तथा बोधगम्य बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। इससे वाक्य विन्यास और भावों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता आ जाती है एवं सौंदर्य भी बढ़ जाता है। हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह है। देखिए, हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, लाघव चिन्ह, हंसपद चिन्ह और रेखांकन चिन्ह। यह क्या है? हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह है। तो पहला देखिए, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हम इस तरह से खड़ी लाइन देते हैं पूर्ण विराम लिखते समय। पूर्ण विराम सामान्य कथन वाले सभी प्रकार के वाक्यों, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे रवि अच्छा लड़का है, पूर्ण विराम। इस तरह से वाक्य के आखिर में क्या लगाया जाता है? पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम को ही उपविराम भी कहा जाता है। दो डॉट के जैसे यह हम लिखते हैं अपूर्ण विराम। जहाँ किसी कथन को अलग करके दिखाना हो वहाँ अपूर्ण विराम अथवा उपविराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग प्राय निबंध के विषय लिखने में किया जाता है। जैसे प्रदूषण एक समस्या, दहेज एक अभिशाप इत्यादि। जहाँ किस कथन को अलग करके दिखाना हो, दो कथन को अलग करके दिखाना हो वहाँ पर अपूर्ण विराम लगाया जाता है। उसके बाद है अर्धविराम। पूर्ण विराम से कम देर रुकने पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम हम पूरी तरह वाक्य के आखिर में रुकते हैं तो पूर्ण विराम। अर्धविराम पूर्ण विराम से कम देर रुकने पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो रोग है। काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो रोग है। इस तरह से यहाँ पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। अल्प विराम, जब वाक्य के मध्य में अर्धविराम की तुलना में कुछ समय के लिए रुका जाता है तब अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य के मध्य में अर्धविराम की तुलना में कुछ समय के लिए रुका जाता है तब अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। अल्प विराम।
राम के बाद में अल्प विराम दिया है। राम लक्ष्मण और सीता वन को गए। इस तरह से प्रश्न सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर होता है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, कोई भी प्रश्न अगर हम पूछ रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। संदेह का भाव पैदा करने के लिए संदेह स्थल पर कोष्टक में, जैसे क्या कहा, वह निष्ठावान है, इस तरह से भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जा सकता है। व्यंग्यात्मक भाव प्रकट करने के लिए अंत में कोष्टक में, जैसे उनके जैसा धर्मात्मा पैदा ही नहीं हुआ। यह हो गया प्रश्नवाचक। विस्मयादिबोधक चिन्ह। देखिए, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग जब हम अपने मन के भावों और विचारों को एकदम से प्रकट करते हैं, जैसे भय, शोक, घृणा, हर्ष, उत्सुकता आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों के आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह क्या गजल गाई है। एकदम से किसी ने बहुत अच्छी गजल गाई तो हमारे मुंह से एकदम से मुख से कुछ शब्द आते हैं, जैसे वाह क्या गजल गाई है। तो वाह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किसी के कथन को अक्षरशः उद्धृत करने के लिए किया जाता है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह हो गया उद्धरण चिन्ह। योजक या विभाजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है, जैसे द्वंद्व और तत्पुरुष समास के दोनों पदों के बीच, जैसे दाल रोटी, भाई बहन, इसमें योजक चिन्ह लगाया जाता है। या फिर तुलनात्मक सा सी से के पहले, जैसे चांद सा मुख, सूर्य सा तेज, इसके पहले भी सा सी से के पहले भी योजक चिन्ह लगाया जाता है। शब्दों के द्वित्व अथवा शब्द युग्म रूपों में, जैसे धीरे धीरे, कभी कभी, इस तरह से। उसके बाद है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निर्देश देने के लिए दिया जाता है, जैसे मम्मी बेटी यहाँ आओ। यह हो गया निर्देशक चिन्ह। विवरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग निर्देश देने में किया जाता है, जैसे नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दे। विवरण चिन्ह। कोष्टक चिन्ह आपको पता है, कोष्टक प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है, जैसे किसी शब्दार्थ को स्पष्ट करने के लिए, जैसे निराला जी की भाषा परिमार्जित है, यानी शुद्ध है। नाटक में अभिनय को सूचित करने के लिए, जैसे गीता हंसकर, राजेश यह खुशी का समाचार है। गीता कह रही है, पर वो कैसे कह रही है, यह स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का उपयोग किया गया है। लाघव चिन्ह। जहाँ शब्द को पूरा न लिखकर उसका संक्षिप्त रूप लिखा जाता है, वहाँ लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, पंडित, लाला। डॉक्टर पूरा न लिखकर हम ऐसे डॉ लिखकर वहाँ पर एक डॉट देते हैं, वह लाघव चिन्ह हो जाता है। हंसपद त्रुटिपूरक चिन्ह। हंसपद चिन्ह या फिर त्रुटिपूरक चिन्ह। हंसपद चिन्ह, इस विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में किसी छूटे हुए भाग को सूचित करने के लिए किया जाता है, जैसे इस गाड़ी की गति बहुत धीमी है। तो देखिए, आज लिखना भूल गए तो वहाँ पर हंसपद या फिर त्रुटिपूरक चिन्ह लगाकर बहुत धीमी है, आज बहुत धीमी है, ऐसा किया गया है। यह है हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह। रेखांकन चिन्ह। वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य को रेखांकित कर महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्यों को रेखांकित कर दिया जाता है, जैसे रवि ने आज घर पर बुलाया। यह हो गया रेखांकन चिन्ह। वाक्य में जो भी महत्वपूर्ण शब्द होता है या फिर वाक्य होता है, उसको रेखांकित किया जाता है, वह हो गया रेखांकन चिन्ह। इस तरह से यहाँ पर हमारा पाठ विराम चिन्ह
और हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह पूरे होते हैं। यहाँ पर हमने यह देखा है। ठीक है, तो अब देखिए इस पाठ का अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना, ठहरना या ठहराव। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम चिन्ह किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखनी है, यहाँ पर आपको दी गई है। उसके बाद है ग। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख विराम चिन्हों के नाम व उनके चिन्हों की एक तालिका बनाएं। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख विराम चिन्ह और उनके चिन्हों की एक तालिका बनानी है। तो यह देखिए यहाँ पर आपको दी गई है। हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह पूरे लिखना है। पूरे 14 विराम चिन्ह है, तो यह पूरे लिखकर उनकी तालिका आपको बनानी है। घ। यदि विराम चिन्ह नहीं होते तो वाक्य का अस्तित्व वाक्य का क्या अस्तित्व होता है? देखिए, यदि विराम चिन्ह नहीं होते तो वाक्य का क्या अस्तित्व होता है? तो इसका जवाब है यदि विराम चिन्ह नहीं होते तो वाक्य का अस्तित्व अर्थपूर्ण नहीं होता। विराम चिन्हों की वजह से हम जो भी बोलते हैं वह क्या होता है? अर्थपूर्ण होता है। उसके बाद है सही विराम चिन्हों से मिलान करें। जोड़ियाँ लगानी है सही विराम चिन्हों के। निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाए। वाक्य पढ़ना है और वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाना है। उसके बाद है प्रश्न 4, विराम चिन्हों के नाम लिखे। जो आपको विराम चिन्ह दिए हैं उनके आपको पूरे नाम लिखना है। बहुवैकल्पिक प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाए। वाक्य पढ़ना है और सही पर सही का निशान लगाना है। इस तरह से यहाँ पर हमारा पाठ विराम चिन्ह और इस पाठ का अभ्यास पूरा होता है। थैंक यू।